दोस्तों, हमारी आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है बेआसरा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उंगलियों में घूम रही जपमाला को एक तरफ फेंक कर अन्नपूर्णा मौसी चटक गए रंग वाले टिन के बक्से को सहेजने बैठ गई। वह चुप्पी साधे अपना कोई काम करने वाली नहीं। उनकी जुबान भी साथ साथ कैंची की तरह चलती है, पूरे दमखम से। वह अब इस घर में एक पल के लिए नहीं रहेगी और इस घर की चौखट लांघने के पहले एक चुल्लू पानी तक मुंह में नहीं डालेगी। अपने इस पुराने संकल्प को जोर जोर से दोहराते हुए मौसी ने बक्से के अंदर महीनों से आंखें मूंद लेने वाली नामावली और मटका चादर निकाल लिया। इसके बाद पुरानी भारी साड़ी और कंबल को बड़ी बेरहमी से झटके के साथ बाहर निकाला और फिर उन्हें तहाने लगी। बहुत हुआ, बाप रे बाप, अब और नहीं। बहन की बेटी के घर आकर बड़ा सुख पाया रे, मरते दम तक याद रहेगा। जब तक मौत गले पर सवार ना हो, कोई अपनी सौतेली माँ की बेटी या उसके भतार के घर अपनी जान देने नहीं जाती। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ आई थी। ठीक ही हुआ, अच्छी सजा मिली। अब मेरी जान छोड़ो बाबा, यहाँ से निकल पाऊं तो जान बची। उसकी बातों का यह नमूना भर था। कई रूपों में और कई रंगों में अन्ना मौसी अपने स्वर और तेवर को बदल बदल कर बकती झकती रही। उसकी बातों को सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता था कि इस घर के लोगों ने अपने मतलब के लिए मौसी को छेक रखा है। इसलिए मौसी आज यहाँ से जाने को उतावली हो उठी है। और आज के दिन तो ऐसी एक दुर्घटना हो गई है कि उसके लिए एक पल को यहाँ ठहर पाना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के ठीक 2 दिन बाद ही जो स्थिति आने वाली होगी, उसे देखकर यही जान पड़ेगा कि मामला कुछ और ही रहा होगा। इस चटके हुए रंग वाले टिन के बक्से में रखी चीजों को सहेजना मौसी की दिनचर्या का एक अभिन्न और अपरिहार्य अंग है। लेकिन उसने अब भी अपने दिमाग को पूरी तरह खराब होने नहीं दिया है और तभी तो वह बहन बेटी के घर संसार को उजड़ता हुआ देखकर आनन फानन जाना नहीं चाहती। अब क्या करे बेचारी, अपमान का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है और उसे इस घर का दाना पानी स्वीकार करना होता है। उसे और झक मारकर मन महसूस कर उस दिन रह जाना भी पड़ता है। लेकिन उसके भतीजे की पुत्र वधू रमोला, क्या सचमुच में कोई ऐसी वैसी औरत है जो मौसी को बराबर तंग करती रहती है और तभी उसके लिए घर में टिकना मुश्किल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी औरत है। नौकर चाकर से भी कभी तो तड़ाक कर बातें नहीं करती। अपनी मौसिया सास को उसने कभी भी बुरा भला कहा हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। कोई है जो यह साबित कर सके? नहीं, कैसे नहीं भला। और यही सब तो झेला नहीं जा सकता। जो कहना है मुंह पर कह दो, एकदम साफ साफ। जो सहज है, स्वाभाविक है और समझ में आ जाए ऐसी बात, इससे कुछ तो पल्ले पड़ता है और बात का जवाब भी दिया जा सकता है। और बातों को बतंगड़ बनाने वाली इस सीधी सादी दीख पड़ने वाली लड़ाई में और कोई जीते या ना जीते, अन्ना मौसी की जीत 16 आने तय है। लेकिन यह क्या, दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने के बदले रमोला के चेहरे पर हर घड़ी
एक बेजुबान सी कड़वाहट और तितकता क्यों तैरती रहती है। यह उसका बड़ा निष्ठुर खेल है। उसके चेहरे पर तिरने वाली एक एक भाव रेखा जैसे बड़ी गुरूझल और विरक्ति भरी अवमानना से प्रश्न किया करती। कौन है तू? यहाँ क्यों है भला तू? सारी जिंदगी यहीं टिके रहने का आस लगाई बैठी है। अन्ना मौसी भले ही अनपढ़ हो, लेकिन वह इस भाषा को पढ़ सकती है। पर वह यह नहीं जानती कि इस भाषा में छुपे सवालों का जवाब वह कैसे दे। इन दबे छिपे हमलों के सामने अपनी हार स्वीकार करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं है। तभी तो इतनी जलन है उसके सीने में। और यही वजह है कि जाने अनजाने या किसी नौकर नौकरानी या घर के नन्हे मुन्नों से हो गई किसी चूक या गलती के बहाने उसे यह तूफान खड़ा करना पड़ता है। इस जंग लगे पुरानी बक्से के सिवा अन्ना मौसी के पास और भला है भी क्या? किसी मुठभेड़ के आधुनिक हथियार से वह अपने को कैसे लैस कर सकती है? और आज जब अचानक एक नटखट बच्चे का पांव उसके ऊपर पड़ गया तो वह अपने को बड़ा आहत महसूस कर रही है और घंटे भर से चीख चिल्ला रही है। अरे मेरे गले में फंदा डाल दे रे। अरे बहन बेटी दामाद के घर पड़ी पड़ी मैं मलाई और रबड़ी उड़ा रही हूँ रे। लेकिन अब और नहीं बाबा, इन नौकर चाकरों की लात मैं खा नहीं पाऊंगी रे। अरे विभूति कहाँ चला गया रे? अभी तुरंत जाकर मेरे किस्टों को तार दे दे, वह मुझे लिवा ले जाएगा। वह बेकार हो कंगला हो, मेरी कोख का जाया तो है, उसका दाना पानी हराम का तो नहीं है। इस मलाई रबड़ी से मुझ अभागन का क्या काम? मैं बेटे के घर में खुद्दी उबाल कर खा लूंगी। तू जा और जल्दी से तार भेज दे रे विभूति। विभूति कमरे के अंदर चुप बैठा किसी मुवक्किल की फाइलिंग उलट रहा था। उसे देखकर यह नहीं जान पड़ा कि बात उसके कान में पड़ी भी है, लेकिन रमोला के कान में कोई पिघला हुआ शीशा नहीं डाला कि वह यह सुनकर भी सह ले। वह तमतमाती हुई कमरे में दाखिल हुई और फट पड़ी। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? विभूति जैसे असहाय सा जान पड़ा। उसने बड़ी बेबसी से कहा, तो फिर किया ही क्या जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है ना। बस चुपचाप बैठे बैठे इस गाली गलोच को सहन करते रहो। क्या बात है? विभूति ने उत्तर में जो कुछ कहा वह टालने वाला ही था। ऐसा करो कि उसके साथ थोड़ा निबाह कर कर ही चलो। ऐसा करने पर निबाह कर? ओ, फिर तो बादल और मिंटू को लेकर मुझे इस घर संसार से विदा होना पड़ेगा। इसके सिवा उससे निबाह कर पाने का और कोई चारा नहीं। लेकिन इतना तो मुंह से फूटो कि मैं किस खुशी में हमेशा इतनी अशांति झेलती। विभूति ने झुंझलाकर कहा, जरा धीरे बोलो। अच्छा यह तो बताओ कि क्या किया जा सकता है? किसी का स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता। अब बीच में समझाने बुझाने की कोशिश तो करता हूँ। हाँ, काम तो तुम हमेशा समझदारी का ही करते हो। ठीक है, तो फिर यह नौटंकी चलती रहे। वे जी भरकर हमें कोसती रहें, जो चाहे बकती झकती रहें। दिन में 5 बार तुम्हारे घर से चली जाने का ढोंग रचती रहें और तुम ही हो माता पिता कहकर आरती उतारते रहो।
विभूति ने आहत हंसी के साथ पूछा। तो फिर क्या करूं? मैं तो नहीं कह सकता कि ठीक है, चली जा। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो रमोला कि हम लोगों के सिवा उसका कोई दूसरा ठौर ठिकाना भी तो नहीं। रमोला ने खींच भरी स्वर में कहा। जानती कैसे नहीं भला, खूब अच्छी तरह जानती हूँ, तभी तो इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप सहन करती जा रही हूँ। लेकिन जिसे इस बात का होश रहना चाहिए था, उसे यह सब बताए बिना एक नकली दुनिया रचकर और कितने दिनों तक यह सब चलता रहेगा? आखिर कब तक? मैं यह समझ नहीं पाती कि एक गलत बात का ढोल कब तक पीटा जा सकता है। हर किसी को अपनी हालत और हैसियत के बारे में पूरी तरह चाक चौकस रहना चाहिए। किसी पराये का आसरा मिले, इस बात की झूठी कल्पना से और झूठ के सहारे बार बार और इतनी बुरी तरह किसी सच को कोसा नहीं जा सकता। यह तो अजीब बात है। जो लड़का 6 महीने पहले मर गया और भूत हो गया, उसका इतना रूप। ओहो रमोला, तुम क्या कोई बात आहिस्ता से नहीं बोल सकती? आहिस्ता से? भला क्यों बोलूं? मैं कोई गूंगी तो नहीं? रमोला कहती गई। मैं तुम लोगों की तरह फालतू के सेंटीमेंट में पड़ी रहना नहीं चाहती, और मरने की खबर सुनकर किसी का हार्ट फेल होते हुए भी मैंने नहीं देखा। हो सकता है तुम्हारी इस प्राण प्यारी मौसी का हो जाए, लेकिन याद रखना, मैं बताए देती हूँ, मैं ज्यादा दिनों तक इस लुक्का छिपी वाला खेल नहीं खेल पाऊंगी। तुम यह सब उसके मुंह पर कह सकोगी? रमोला ने उखड़े स्वर में कहा। इसमें कह सकने और ना कह सकने की क्या बात है? इस बात को हमेशा के लिए थोड़े ना छुपाया जा सकता है, जितने दिन तक संभव हो। और फिर इसमें हमारा नुकसान ही क्या है रमोला? बात नफा नुकसान की नहीं है, लेकिन झूठ आखिरकार झूठ ही है। अगर उसके हक में कोई बात नहीं जाती तो नहीं जाती, और ऐसा ना होता तो फिर दुसंवाद या बुरी खबर जैसी कोई बात ही नहीं होती। 2 दिन रोएगी, चिल्लाएगी, हाथ पांव पटकेगी, और क्या, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यह तो समझ जाएगी कि मैं आखिर किस जमीन पर खड़ी हूँ। तुम्हारा यह फालतू का सेंटीमेंट एकदम बेमानी है। यह कहकर रमोला पांव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई, और इधर विभूति खुले दरवाजे की तरफ फटी आंखों से देखता रहा। उसके मन में रमोला की बातें घुमड़ती रही थीं, सचमुच उसकी ही बातें। रमोला पढ़ी लिखी है, अपनी साफ सुथरी और खरी जुबान में चाहे जो भी कहे, जैसे भी घुमा फिरा कर कहे, विभूति के लिए उसकी बातों का मतलब एकदम साफ है। ठेठ बोली में जिसे कह सकते हैं कि वह बड़बोली मौसैया सास को एकदम ढेर कर देना चाहती है, चारों खानी चित। और वह आखिर ऐसा क्यों न चाहे? जो उसके अधीन है, उसका ऐसा रोब दाब वह कैसे सहन कर सकती है भला? और जबकि उसके सारे अहंकार को मटिया मेट करने का अचूक मंत्र उसकी मुट्ठी में बंद है। विभूति की यही तो एक कमजोरी है, एक तरह की अस्वाभाविक भावुकता। और क्या, उसने पिछले 6 महीनों से किस्टो के मरने की खबर को अपने सीने में छुपा रखा है, और इस बारे में अन्ना मौसी को कुछ कह पाने का साहस नहीं जुटा पाता। उसके दिन में
10-10 बार यह चिरोरी करने पर भी नहीं कि किस्टो को तार भेज दो। हालांकि इस बात को दोहराना गलत ही होगा कि किस्टो नामक सपूत पर अन्ना मौसी को बड़ा भरोसा था। वह तो थोड़े दिनों के लिए अपनी सेहत सुधारने के लिए बहन बेटी के घर चली आई थी। अपने होनहार बेटे के लिए 2 जून अन्न पानी की तनिक भी उम्मीद नहीं थी अन्ना मौसी को। दरअसल उसके बेटे का ठौर ठिकाना गांव के बाहर एक पिछड़ी बस्ती में ही था। जब कभी उसे रुपए पैसे की जरूरत पड़ती वह घर आ धमकता और माँ से अनाप शनाप बकझक करता रहता, और अगर उसे पैसे ना मिले तो वह बर्तन भांडे लेकर गायब हो जाता और फिर कुछ दिनों तक पता नहीं कहाँ पड़ा रहता। अपने बेटे से पूरी तरह निराश हो जाने के बाद ही मौसी ने अपनी मड़ैया पर सांकल चढ़ा ताला लगा दिया और अब यहाँ जमाई के घर डेरा डाली बैठी थी। बेटी जमाई द्वारा भेजे गए माहवारी खर्चे पर ही जब सारा कुछ निर्भर था तो उनके पास जाकर रहना ही कहीं ज्यादा अच्छा था। कुछ साल वहाँ बिताने के बाद अन्ना मौसी की खूबियों की बदौलत बेटी भगवान को प्यारी हो गई। यह बताने की जरूरत नहीं कि उसके गुजर जाने के बाद उस घर में टिके रहना मुश्किल ही था। अपनी पत्नी के नाते बड़बोली सास को झेलना यहाँ तक संभव था, वहाँ तक जमाई बाबू ने झेला ही था। पत्नी के मर जाने पर इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। इसलिए एक दिन जमाई के घर में झाड़ मारकर जंग खाए टिन का बक्सा उठाए अन्ना मौसी चली आई अपनी बहन के जमाई विभूति के घर। इस बात को आज साल भर तो हो ही गया होगा। उस समय रमोला की बात तो जानी भी दें। विभूति ने अन्ना मौसी के आगमन को बड़े उत्साह से लिया था। ऐसी बात ना थी, थोड़े दिनों की बात है, यही समझकर चुप ही रहा। लेकिन अन्ना मौसी यहाँ से जल्दी ही टलने वाली है, ऐसा कोई संकेत उसे नहीं दिख पड़ा। उसने यहाँ कदम रखते ही इस नवाबी ठाठ बाट वाली गृहस्थी का सिरा थाम लेना चाहा। पत्नी, बेटे और दुनिया भर के नौकर चाकर सभी बेचारे विभूति का बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं। इसे उसकी आंखों ने 2 ही दिनों में ताड़ लिया, और जैसा कि कहा भी गया है, माँ मौसी एक जान। उसी नाते क्या अन्ना मौसी मझदार में डूब रहे इन बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? लो, इस छोटी मोटी गृहस्थी में 50 ठो नौकर चाकर, भला काहे के लिए? इनको देखकर तो मेरे तन मन में आग लग जाती है। 30 रुपए महीने पर एक भाबन रसोइया, आखिर काहे के लिए? घर की बहू 2 मुट्ठी चावल नहीं रिझा सकती? 24 घंटे सुई पोकर लिए बैठी न जाने क्या निहाल करती रहती है, और बाल बच्चों को इस तरह का नवाबी खाना खिलाने की क्या जरूरत है भला? दूध मलाई माखन मिश्री के बिना कलेवा गले से नीचे नहीं उतरता। 2 ठो पराठे सेक दो और अचार डालकर सामने रखो, इतना भी नहीं होता? विभूति जैसा मोंगड़ा आदमी ही यह सब सहन कर सकता है। अरे कोई दूसरा बच्चा होता ना तो जूते मार मार कर सारा जहर उतार देता। अन्ना मौसी जब पहले पहल यहाँ आई थी तभी उनके मुंह से जो उद्गार फूटे थे, ये उनके कुछ नमूने भर हैं।
लेकिन रमोला ने अपनी चुप्पी, जलती हुई निगाह और बिना किसी प्रतिक्रिया के सारी चोट को सह पाने की तैयारी के साथ उस दौर को झेला था। इसमें उसे कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसके बाद आया छोटे छोटे अधिकार और अभियान का जमाना। इस दौर में अन्ना मौसी ने बड़े तामझाम के साथ यह ऐलान किया कि आखिर वह इस घर संसार में कौन होती हैं। वह नौकर चाकर की लंबी कतार में तो शामिल नहीं है। क्या जरूरत है उन्हें इस बारे में बार बार कहने की। रमोला की सर्द खामोशी और उदासीनता से मान और अभिमान का वह दौर भी खत्म हुआ। अब ऐसा होने लगा कि सारे लौंडे लपाटे, नौकर नौकरानी जानबूझकर मौसी को अपमानित करने पर तुले हैं और लाख चाहने पर भी उसका रमोला के साथ सीधे झगड़ा करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और इस अपमान से आहत अन्ना मौसी इसलिए रह रहकर किस्टो को तार देने पर जोर देती रहती है और ये लोग उसके बार बार कहीं जाने पर भी उसके जाने का कोई इंतजाम नहीं कर रहे। इस बात को उसने पूरे मोहल्ले भर में प्रचारित कर रखा है। इन सारी बातों के बीच जो जरूरी खबर है वह यह है कि कुछ महीने पहले अन्ना मौसी के गांव से मुकुंद नाम का एक छोकरा किस्टो के उसी ताड़ी वाले अड्डे का मारा आया और बाहर घर के बैठा रहा। बाद में विभूति से मिलकर गया था। वैसे घंटे भर से ज्यादा नहीं रुका। पता नहीं उस लड़के के आने के बाद विभूति के मन में ऐसी कौन सी करुणा का संचार हुआ कि उसने इस बात को अन्ना मौसी से छुपाए रखा और आज तक उसे प्रकट नहीं कर सका। बात ना तो अन्ना मौसी की धृष्टता की थी और ना रमोला के उत्पीड़न की। विभूति यही सोचता रहा कि अन्ना मौसी की बकझक में छिपी पीड़ा की जो ग्रंथि है उस ओर से रमोला ने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं। अगर वह उस पर तरस नहीं खा सकती तो कम से कम उसे अपमानित तो ना करे। आखिर रमोला में ऐसी उदारता क्यों नहीं है। अगर किस्टो की मौत की खबर उसे ना भी हो तो बहन जमाई के घर में 2 मुट्ठी भात पाने का जो लालच है उससे भी वंचित होकर वह आखिर जाएगी कहाँ। अपने उसी गांव में जहां उपवास रखने के सिवा और कोई चारा नहीं। क्या रमोला इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाती। ये औरतें एक असहाय वृद्धा को भला किस तरह अपमानित कर सकती हैं, जो आश्रित है उसी से कुड़ती चिढ़ती है। लेकिन रमोला पर ही दोष मढ़ने से क्या होगा। वे जो किसी के भरोसे रहते हैं उन्हें भी तो दैन्य भाव से अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। यह तो होता नहीं। उल्टे वह विभूति के पास दौड़ी आएगी और रो रो कर बोलेगी, अरे बेटा, और कितने दिनों तक मेरी गृहस्थी में झाड़ और लात खाकर गुजारा करूंगी। तू ही कोई रास्ता निकाल बेटा। अन्ना मौसी के अचानक टपक पड़ने और उसकी दुहाई सुनते हुए विभूति ने हैरानी से चारों ओर देखा। आसपास ही कहीं रमोला तो नहीं। यह जिस तरह घबरा उठी है उससे बड़ा डर लगता है। वैसे अन्ना मौसी का जैसा रवैया है रमोला ठीक ही डरी हुई है। आंखों से भले ही दिख ना पड़े, कानों को इस बारे में सारी खबर है। यह तो विभूति का आग्रह ही था, जिसकी रक्षा करने के लिए ही अन्ना मौसी ने अपने घर जाना मुलतवी कर दिया। और इस बात को अगर रमोला ही नहीं जान पाई तो फिर इसका क्या फायदा। अब चाहे जो भी हो, ओट में रहना ही सुविधाजनक है।
जानकर विभूति ने बड़े सहज भाव से कहा, अच्छा अच्छा, सब हो जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या है? आखिर किसने क्या कह दिया? मैं उसे अभी बुलाकर दपट देता हूँ। ये छोकरे सभी बड़े पाजी हो गए हैं। अन्ना मौसी की आंखें अब तक छलछला उठी। वह बोली, किसी का कोई दोष नहीं है बेटा, मैं ही सारी आफत की जड़ हूँ। इस पापन को आखिर कब तक पोसते रहोगे बेटा? इस आफत बलाय को धक्के देकर निकलवाने के लिए कुछ तो करो। अच्छी मुसीबत है, विभूति ने पूछा। तुम क्या अभी इसी घड़ी निकल जाओगी? अगले महीने बादला का उपनयन संस्कार होना है। तुम्हारे ना रहने पर यह सब कैसे होगा भला? मैं भला किस गिनती में हूँ बेटा कि मेरे ना होने से सारा काम रुक जाएगा? तू भी क्या कह रहा है? कहती हुई मौसी ने चैन की एक सांस ली और फिर उठ खड़ी हुई। इसके बाद गर्दन ऊंची कर बोली, मैं भी यही चाह रही थी कि बच्चे के गले में मोटी जनेऊ पहनाकर ही जाऊंगी। अब तुम्हारी बात पर रुकना ही पड़ेगा। बहुरानी ठहरी पढ़ी लिखी, उसको इन सारी रीत रिवाज वाली बातों से क्या लेना देना। लेकिन याद रहे, इसके बाद एक दिन के लिए भी नहीं रुकूंगी। पहले ही बोल बता दिया। हाँ। और इस बात को कोई नहीं जानता कि विभूति की आंखें क्यों छलछला उठी हैं। बस थोड़े से ही संतुष्ट हो जाती हैं बेचारी। इन लोगों के लिए थोड़ा सा सम्मान इतना अधिक मूल्यवान हो उठता है, और इस सम्मान के लिए अगर थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़े तो इसमें क्या आता जाता है? आखिर छोटी मोटी सहानुभूति दिखाने में भी आदमी इतनी कंजूसी क्यों करता है भला? उसने मौसी से भरे गले से कहा, अच्छा, तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए तो निश्चिंत हुआ बाबा। उस जेल में रहना कोई बच्चों का खेल है। अब तुम लोगों ने जितना कुछ जान रखा है, ठीक वैसा होता नहीं है। अच्छा, आज तुम्हारी निरामिष रसोई में कुछ बनेगा, बताओ तो। बहुत दिनों से बड़ी खाने को नहीं मिली, और केले के मोची की सब्जी, वह सब क्यों नहीं? अन्ना मौसी ने पोपली हंसी हंसते हुए कहा, लो सुनो इस पगले की बात। केले के मोचे की सब्जी क्या मुंह से निकली बात की तरह बन जाती है? उसे रात में ही काट कूट कर पानी में भिगोना नहीं पड़ता। अब आज तो बन नहीं पाएगी, और कल है मंगलवार, इस दिन मोचा नहीं खाते। अब तो परसों ही बनेगी। विभूति ने निराश होकर कहा, हाय रे मेरा नसीब, अब परसों किसने देखा है? माँ पष्टी तेरी सहाय हो, तो भी जो मुंह में अल बल आता है बक देता है। ऐसा कहते और असीसते हुए अन्ना मौसी बड़े प्रसन्न मन से निरामिष रसोई की ओर बढ़ गई, चूल्हा सुलगाने के लिए। लेकिन वह पास ही दालान में जल रहे चूल्हे से भी कहीं अधिक दाह लिए और भीतर से भरी बैठी रमोला की ओर तीखी नजरों से तकना नहीं भूली। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती ही रहती थीं। रमोला आखिर इस मौसिया सास को किस तरह सबक सिखाए, जब उसका पति ही इस मामले में उस पर पाबंदियां लगाने को उतारू है। और मजे की बात यह है कि वह मन ही मन अपने पति से डरती भी है। अपनी जुबान से वह भले ही चाहे जो कह ले, उसके मन में डर तो बैठा ही रहता है। लेकिन जैसा कि कहा भी गया है, चोर के 100 दिन तो साधु का 1 दिन। पता नहीं रमोला के लिए कभी वह दिन आएगा भी या नहीं।
तभी अपने एक मुवक्किल के काम से विभूति को 3 दिनों के लिए आसनसोल जाना पड़ा। अन्ना मौसी के बारे में उसकी चिंता ने उसे परेशान ना किया हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बारे में साफ तौर पर अपनी पत्नी को यह कह सके कि मेरे ना रहने पर मौसी के साथ कोई बुरा सलूक ना करना बताना भूल गया। 4 दिनों के बाद जब वह लौटा तो अपनी दूसरी व्यवस्थाओं के चलते मौसी की खोज खबर लेने की फुर्सत नहीं मिली। उसे जब इस बात का ख्याल आया तो उसने हंसी हंसी में कहा, अरे भाई, बात क्या है? मिंटू और अन्ना मौसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। लगता है घर को लकवा मार गया है। मिंटू ने डरकर अपना चेहरा एक बार ऊपर उठाया और फिर नीचे झुका लिया। 11-12 साल की बड़ी ही होशियार लड़की, दुनियादारी की बहुत सी बातों को समझने वाली। उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपनी आंखें नीची कर ली। बात क्या है? माँ बेटी एक दूसरे को मुंह क्यों ताक रही हैं? विभूति की झुंझलाहट छिप न सकी और बाप की इस परेशानी के डर से नहीं, बल्कि बाप के प्यार के भरोसे ही मिंटू ने जल्दी से बात उगल दी। अन्ना दादी किस्टो चाचा की मौत की खबर सुनने के बाद 2 दिनों से गुमसुम बैठी हैं अपने कमरे में, चोर की तरह। विभूति लगभग 1 मिनट तक घरवाली की ओर चुपचाप देखता रहा। उसके होठों पर फिर एक कुटिल मुस्कान खिंच गई। उसने पूछा, इतना अच्छा मौका तुम भला छोड़ भी कैसे सकती थी, है ना? रमोला ने तिरस्कार का उत्तर तो पहले से ही तैयार कर रखा था, लेकिन वह इस व्यंग्य के लिए तैयार न थी। वह एक बार तो सख्ती में आ गई, लेकिन दूसरी बार जैसे सुलग उठी। विष बुझे स्वर में बोली, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अचानक उस खबर के बारे में जानकर वह कोई पागल नहीं हो गई। यह ठीक है कि वह 2 दिन से चुप्पी साधी बैठी है, लेकिन अपनी बेहयाई छिपाने के लिए, और मौत की यह खबर उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने ठीक मौके पर ही सब कुछ सुन लिया था। लेकिन तुम्हारी इन जैसी मौसियों और बुआओं के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार करने को जी चाहता है। अपने इकलौते और जवान बेटे की मौत की खबर तक को एक सिरे से हजम कर जाने वाली और पिछले 6 महीनों से उसी बेटे का नाम ले लेकर जो औरत नौटंकी कर सकती है, उसे और कहीं नहीं, तुम्हारे ही घर में देखा है मैंने। विभूति को ये सारी बातें बड़ी अजीब सी जान पड़ी, लेकिन रमोला के कुटिल और विद्रूप तेवर को देखकर उसे दूसरा कोई सवाल करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन उस चेहरे को तकते रहने पर उसके मन में अचानक बात जरूर कौंध गई। ऐसे चेहरे और तेवर वाली औरत के साथ वह पिछले 19 वर्षों से घर संसार चलाता आ रहा है। बड़ी हैरानी की बात है सचमुच। लेकिन थोड़ी देर पहले सुनी कहानी भी कम आश्चर्य में डालने वाली नहीं है, और इस रहस्य का पर्दा अन्ना मौसी के सिवा कौन उठा सकता है भला? पहले तो वह कमरे में नजर ही नहीं आई, फिर बाद में वह उसी जंग खाए और उधड़े रंग वाले बक्से के पीछे दीख पड़ी, जहाँ तक संभव हो अपने आप को सबकी निगाह से बचाती हुई, चोर की तरह। विभूति को देखते ही उसने अपने आप को और भी सिकोड़ लिया। विभूति उसी बक्से पर ही बैठ गया। उसने बिना भूमिका के कहा, अपने घर जाओगी मौसी? घर? अचानक मौसी को जैसे
तिनके का सहारा मिला। उसने बड़ी बेचैनी से चिरोरी भरे स्वर में कहा, हाँ बाबा, वहीं जाऊंगी। 2 दिनों से सोच रही रे, पर कुछ तय नहीं कर पाई। वहीं कर, जैसे भी हो मुझे मेरे घर भिजवाने का कोई इंतजाम कर दे। वहां जाकर किस्टों के नाम गला फाड़ फाड़ कर थोड़ा रो लूं। मैं महापापिन हूँ रे, बेटे की मौत का दुख हजम करके पिछले 6 महीनों से हंडिया भर भर भात भकोस रही हूँ रे। और यह सब देखकर ऊपर बैठा किस्टो कैसे खिलखिलाकर हंस रहा होगा। अपनी टूटी मड़ैया में छाती कूट कूट कर मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगी रे। विभूति ने आसपास देखते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता था मौसी? अन्ना मौसी एकदम बिखर गई इस सवाल पर। उसने अपने टूटे स्वर में धीरे धीरे कहना शुरू किया, हाँ बेटा, पता कैसे नहीं था। माँ की आत्मा क्या ऐसी खबरों से अनजान रहती है? मन ही सब बता देता है। मुकुंद उस दिन तुमसे मिलने आया था और तुमसे मिलकर बाहर ही बाहर चला गया। तभी मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था रे। तभी मैं समझ गई थी कि वह कौन सी खबर लेकर आया है। मैं जानबूझकर ही मुंह बंद किए रही। किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाई रे। विभूति के होठों से अनजाने में शायद फूट पड़ा, भला क्यों? क्यों? अन्ना मौसी ने अपना मुंह ऊपर उठाया और बोली, तू पूछ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया? मैं यह सोच रही थी कि शराबी कबाबी हो या जुआरी, आखिर है तो कोक का जाया। उसका आसरा ऐसा था जिस पर अपना जोर था रे। अब जबकि वह नाम धाम सब मिट गया, अब मुझे तीनों लोगों में भी कहाँ ठोर मिलने वाला है कि मैं अपना मुंह छिपा सकूं। बेसहारा और बेआसरा होकर किसी पराए घर में पड़े रहना तो डूब मरने वाली बात है। तो गुस्सा मत होना बेटा। बात यह है कि बहुरानी बड़ी निर्दय है और बड़ा गुमान भी है उसे अपने पर। वह आदमी को आदमी नहीं समझती। उसके छांव में अपने को बहुत छोटा बनाकर ही रहना पड़ता है। और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं उसके पास पूरी तरह से बेसहारा होकर पड़ी रहूं। और इसलिए माँ होकर भी मैं पिछले 6 महीनों से बेटे की मौत का दुख कलेजे में दबाए। और आज 6 महीने बाद अन्ना मौसी का पुत्र शोक उसकी आंखों से बह निकला। यह भी संभव है कि बेटे की मौत के चलते ही ये आंसू ना बह रहे हों, बल्कि इसलिए कि इतने दिनों बाद वह सचमुच बेआसरा हो गई है और इसे सहन नहीं कर पा रही है। घास फूस और तिनके बटोर कर उसने जो घोंसला बनाया था और जिस झूठी दीवार के सहारे वह इतने दिनों तक टिकी बैठी रही थी, रमोला की एक ही फुफकार से वह रहा सहा आसरा भी धूल में मिल गया। और अब किसके बूते अन्ना मौसी वहाँ टिकी रहेगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।